अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन तुफैल। वेलकम टू द वीलॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे इक़्तिदार के इख्तियार और फ़र्द की आज़ादी की जदलियात से मुआशरे की समत मुतय्यन होती है। मुझे हम वतन बलोच भाई बहनों पर इस्लामाबाद में टूटने वाली इफ्तार पर बात करना है। बैरून मुल्क ज़ेर तालीम कामनी मसूद इन बलोच माओं के बारे में बेचैन हो रही हैं, जो 20 दिसंबर की शाम तुर्बत से 1965 किलोमीटर सफ़र करके इस्लामाबाद पहुंची थी। जवान औलाद को ये समझाना मुश्किल होता है कि सियासत हो, रियासत हो और जुर्म के धारे हर जगह हर ज़माने में मिलती और जुदा होते रहते हैं। सिर्फ ये याद दिला दिया कि वो जहाँ बैठी है वहाँ फ़लस्तीनी माँ और बच्चों के बारे में बात करने पर पहरे हैं। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। गुज़श्ता महीने 20 नवंबर को तुर्बत में 24 साला बालाच बलोच गिरफ्तार किया गया। अहले खाना के मुताबिक बालाच बलोच 29 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और 23 नवंबर को हुकाम ने दावा किया कि बालाच बलोच की निशानदही पर एक छापे के दौरान वो 3 साथियों समेत मारा गया है। अहले पाकिस्तान ऐसे छापों में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमों की हलाकत खूब समझते हैं जिनमें सरकारी एहलकारों को खराज तक नहीं आती। इसी का एक जाविया यह है कि मगरबी सरहद पर दहशतगर्द हमलों में दो तरफा हलाकतों की तादाद करीब करीब बराबर होती है। तुर्बत की अदालत के हुक्म के बावजूद मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बुध की शाम 50 खवातीन समेत कोई 80 अफराद इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्हें कोई अपने लोग करार देने पर तैयार ही नहीं था और ना उनमें करेंसी नोट तकसीम किए गए। इस एहतजाज की रहनुमा महरंग बलोच के लापता बाप अब्दुल गफ्फार की मसख शुदा लाश 2011 में मिली थी। रात गए एहतजाज करने वाले गैर मुसल्लह शहरियों पर हल्ला बोल दिया गया, लाठी चार्ज किया गया। आंसू गैस के अलावा दिसंबर की सर्द रात में पानी भी फेंका गया। दर्जनों शहरी गिरफ्तार हुए। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक ये कार्रवाई निगरान वज़ीर आज़म के हुक्म पर की गई थी। बेशतर गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया, तहम कोई 20 बलोच नौजवान अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान का कोई शहरी गैर आईनी मुतालबों की हिमायत नहीं करता, लेकिन रियासत की गैर कानूनी कार्रवाइयों की तायीद कैसे की जाएगी? 52 साला निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर काबिल रश्क फसाहत से वतन दुश्मन अनासिर और रियासती इख्तियार का ताल्लुक बयान करते हैं, लेकिन शायद उन्हें डॉक्टर शाज़िया खालिद साहनी के हक़ाइक़ इस्तेहज़ार न हो। सिर्फ ये याद दिलाना है कि मार्च में शाज़िया खालिद और 2005 में उसके शोहर को वतन छोड़ने पर मजबूर करने वाले 2 सहाफ़ियों में से एक को जून 2000 में बरतानवी हुकाम ने मुल्क बदल करने का हुक्म दिया था। दूसरा मुबैना सहाफ़ी अमरीका में मुनशियात के धंधे में मुमकिना 25 साल कैद से बचने के लिए पाकिस्तान भाग गया था। कौमी शर्मसारी की यही हिकायत बिलाखिर 26 अगस्त को अकबर बुगटी की हलाकत 2006 पर मुंतज हुई। तब से बलोचिस्तान की वफाकी इकाई अदम इस्तेहकाम का शिकार है। चौधरी शुजात की मुसाहिलत कारी काम आई और ना यूसुफ रजा गिलानी का आगाज हकूक़ बलोचिस्तान कामयाब हो सका। शहबाज शरीफ ने तो साफ कह दिया था कि वो मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगे। लापता अफराद का कमीशन सैकड़ों लापता अफराद बाजियाब करने का दावा करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये अफराद किस गार में मुराकबा फरमाए थे। अपने बेदस्त वपाई की यह हिकायत यही तक बयां हो सकती है। आइए सोवियत यूनियन के एक एहलकार और फिर एक अदीब का कुछ जिक्र करें, ताकि एक गैर जवाबदेह हुकूमत में कलमकार और सरकारी एहलकार के किरदार में फ़र्क समझा जा सके। अलेक्जेंडर शर्बाकोव 1918 में कम्युनिस्ट पार्टी का रुकन बना। 1934 में यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स का रस्मी सरबराह मैक्सिम गोर्की था, लेकिन असल इख्तियार शर्बाकोव के पास थे, जिसने जिंदगी में एक तख्लीकी सतर नहीं लिखी थी। यह शख्स सोवियत रूस में छपने वाली हर तहरीर सेंसर करता था। 1941 में शर्बाकोव मास्को कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी और पोलिट ब्यूरो का उम्मीदवार रुकन था। मुसल्लह अफवाज के सियासी शोबे का सरबराह भी था। महकमा इत्तलात की जिम्मेदारी इसके पास थी। दूसरी आलमी जंग में मास्को का ताकतवर तरीन शख्स और सख्त गैर मुंतजिम शर्बाकोव से बेतहाशा मोटापे का शिकार था। हमा वक्त सागर बददस्त शर्बाकोव एक रोज सोवियत यूनियन का सरबराह बनना चाहता था। जंग खत्म होने के सिर्फ एक रोज बाद शर्बाकोव काम, गुस्से और रगों में दौड़ते माए तर्ब अंगेज की ज्यादती के हाथों अचानक मर गया। मैक्सिम गोर्की इश्तराकी हकीकत पसंदी का निशान समझा जाता है, लेकिन अक्टूबर इनकलाब के बाद उसके बिलशयोक हुक्मरानों से ताल्लुकात खराब ही रहे। लेलन का नाम सुनते ही गोर्की फट पड़ता था।
کہ اس کے سر میں اقتدار کا خناس سما گیا ہے۔ لینن اور دیگر بالکشوف رہنماؤں کے بارے میں گورکی نے کہا تھا کہ یہ لوگ آزادی اظہار کے دشمن ہیں اور اندھا دھند گرفتاریوں سمیت ہر طرح کا جرم کر سکتے ہیں۔ خود لینن بھی گورکی پر سخت تنقید کرتا تھا۔ بالآخر گورکی نے ستمبر 1921 میں جلا وطنی اختیار کر لی، جہاں وہ سوویت حکومت کے عوام دشمن جرائم کے خلاف آواز اٹھاتا رہا۔ یوکرائن قحط کے بعد سٹالن کو ریاستی پروپیگنڈے کے لیے گورکی کا سہارا چاہیے تھا۔ ادھر اٹلی میں میسولینی کی فسائیت عروج پر تھی۔ 1932 میں گورکی کو بہلا پھسلا کر سوویت یونین واپس لایا گیا اور وہ سٹالن کی گرفت میں تھا۔ کبھی ایک ادیب کی رہائی کے لیے کوشش کرتا تو کبھی کسی شاعر کی نظم نظر انداز کرنے کی درخواست کرتا۔ کروڑوں روسیوں کے قاتل سٹالن کے لیے ایک بڑھے ادیب کا قتل کیا مشکل تھا، لیکن گورکی دنیا بھر میں بائیں بازوں کے لیے اشتراکی ادب کا سرکاری استعارہ تھا۔ جون 1936 میں اپنے بیٹے کی مشکوک موت سے نڈھال میکسم گورکی نمونیے سے مر گیا تو سٹالن نے سکھ کا سانس لیا۔ شرباکوف اور گورکی کے سفر حیات کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں صرف یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے ملک میں شرباکوف کون ہے اور میکسم گورکی کون ہے۔ واضح ہے کہ میں نے محمد حنیف کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہ سکیں۔